देखिए एफएमसीजी छोड़िएगा नहीं, एफएमसीजी बहुत अच्छा है अभी इस टाइम पे। एफएमसीजी में अगर आप ख़रीदारी करेंगे तो आप जो भी शेयर खरीदेंगे आप समझिए कि वो आपके लिए बहुत अच्छा तुरुप का इक्का साबित होगा। 3 से 5 साल का होल्डिंग पीरियड, धीरे धीरे एक्यूमुलेशन। ये नहीं कि पूरा पैसा एक मुश्त डाले दे रहे हैं, ऐसे नहीं, एक साथ पूरा पैसा मत डालिए। अभी 40% 50% कैपिटल डिप्लॉय कर दीजिए, फिर महंगा भी खरीदेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ETF लीजिए पूरा एफएमसीजी का, सबसे बेहतर है। ICICI प्रू का ले लीजिए, ETF एफएमसीजी का बहुत अच्छा है। एफएमसीजी में आप कुछ भी ITC खरीदिए इस टाइम पे, कुछ नहीं दिखता है ना। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स खरीदिए, डाबर खरीदिए, पूरा इंडेक्स है आपका। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, जैसे ये दिखता है यहाँ पे हमको सारे इंडेक्स दिखते हैं। ये सारे इंडेक्स यहीं पे हमको एफएमसीजी दिख जाएगा, ये रहा। ठीक है, अब ये सारे शेयर्स हैं। ये इंडेक्स का चार्ट देखना है तो ये व्यू चार्ट है, यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करके देख लीजिए, है ना। जैसे ये इंडेक्स का चार्ट है, पहले देख लीजिए अच्छे से, समझ लीजिए क्यों मैं आपको कह रहा हूँ खरीदारी के लिए। ये बहुत अच्छा समय होता है खरीदारी के लिए। परेश जी बताते हैं वर्जिन CPR और सारी चीज़ें, इतना पर CPR देखिए, CPR जो मैंने आपको बताया ना, वो सिर्फ आपके स्पेसिफिक उसी के लिए है ना। बहुत ज़्यादा इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैं आपको समय के साथ बताता रहूँगा। कल को आपको कोई और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो वो मैं आपको ज़रूर बोलूँगा कि अब ये सीखने की ज़रूरत है। जैसे अभी रेशियो स्प्रेड मैंने कल आपको सेशन में बताया। इससे पहले कभी भी, जब भी कई लोग ऐसे भी आपके साथ होंगे या टेलीग्राम में होंगे कि जो 2 ढाई साल जिनको हो गया क्लास करते सीखते, अच्छा खासा कमाते भी हैं लेकिन क्लासेस करते हैं, है ना। तो अब वो लोग क्या है, रेशियो स्प्रेड हम लोग पहली बार सीख रहे हैं। फर्स्ट टाइम मैं आपको रेशियो स्प्रेड सिखा रहा हूँ। कभी भी रेशियो स्प्रेड इतना हमारे लिए हाईली प्रॉफिटेबल था ही नहीं, तो हम उस पर काम ही नहीं करते थे। जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसी पे तो काम करेंगे ना, वही आपको जानने ज़रूरी। पहले हम लोग 1 साल पहले जो लोग रहे होंगे सभी को पता है हमारा सबसे प्रॉफिटेबल क्या था। बैंक निफ्टी में स्ट्रेंगल 120, स्ट्रेंगल 120 जैसा कोई ट्रेड ही नहीं होता था। अब हम लोग स्ट्रेंगल 120 ट्रेड करते हैं क्या? नहीं करते हैं, है ना। वो अभी भी उतना ही प्रॉफिटेबल है, ऐसा नहीं है, लेकिन अब उसको एडजस्ट कर पाना, उतना होल्डिंग करना, तो इतना जो लोग एक्सपीरियंस है जिन्होंने स्ट्रेंगल 120 उस टाइम से ट्रेड किया वो तो एडजस्ट कर ले गए अपनी पोजीशन। अब आप बोलिए कि मैं आपको सिखाऊं, आप भी उसको वैसे ही ले जाएंगे, नहीं ले पाएंगे, आप बड़ा परेशान हो जाएंगे। सेशन पढ़े स्ट्रेंगल 120 के, देखिएगा एडजस्टमेंट। किसी को अगर सीखना है कि हैजिंग का कैसे होता है, सेलिंग का, तो उसके लिए आपके लिए बस स्ट्रेंगल 120 वो सेशन आपके लिए पर्याप्त है। बहुत कुछ जानने की ज़रूरत नहीं। प्रीमियम्स के हिसाब से वहाँ पे कैलकुलेशन, और फिर आप कुछ भी बेचे हर जगह वही कॉन्सेप्ट काम आएगा। अगर आप उसका बेस समझ गए स्ट्रेंगल 120 का, फिर और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। अभी रेशियो स्प्रेड मैं आपको पहली बार सिखा रहा हूँ, है ना। तो CPR में सेंट्रल पाइवट रेंज को आप सिर्फ सिंपल यूज़ कीजिए, डेली वीकली, बस मंथली भी नहीं जाना है। डेली और वीकली को नज़र में रखिए, बहुत है आपके लिए। ये वीकली टाइम फ्रेम है FMCG इंडेक्स का। 67,000 से करेक्शन किया था, 50,000 की लो लगाए थे। अभी हम 54,000 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। 14 अप्रैल का जो वीक था, 7 अप्रैल के आसपास के वीक में जो गेन आया था, वहाँ से अभी तक ये एक मेजर रिट्रेसमेंट रेंज में है। लेकिन ऐसा चार्ट आपको और नहीं दिखेगा। जैसे कि आप सेक्टर के अंदर जाएंगे तो आप बोलेंगे कि ऐसे ही चार्ट्स आपको सारे दिखेंगे, तो ऐसा नहीं। आपको यहाँ पे मोमेंटम के कई सारे, जैसे यहाँ पे सबसे पहले HUL का ही मैं आपको दिखाऊँ चार्ट। ये इंडेक्स मोमेंटम में है ना। इंडेक्स इतना नहीं, लेकिन यहाँ पे ये रिकवरी। अब ये ज़रा इसका आप कंसोलिडेशन टाइम देखिए, ये 2020 का समय है और अभी का टाइम है ना। पूरा एक बॉक्स है। अब आप समझिए कि ये 5 साल का एक एक्यूमुलेशन रेंज है। हालांकि ये एक्यूमुलेशन नहीं है, ये पिछली जो FMCG सेक्टर की डिमांड थी, जिसको गोल्डन एज बोलते हैं FMCG के लिए,
उसका ये पूरा एक टाइम वाइज करेक्शन था कि अब इतना बड़ा करेक्शन तो कर नहीं सकते कि करेक्ट करके प्राइस अब इतना डिप ले जाए, है ना। जब इतना बड़ा मोमेंटम करके आए हैं हम लोग, 8-10 साल की रैली थी वो, तो उसको एवरेज किया गया है। और आप देखिए, एक तो 2%, 2.5% से एनुअल ये ग्रो कर रहे हैं, इनका जो प्रॉफिट है। जब 8 या 10% से, या डबल डिजिट, तो अगर आपकी प्रॉफिट ग्रोथ जा रही है, अगर आप 8 या 10% से ग्रो कर रहे हैं, तो फिर आपका पी रेशियो का मल्टीपल 20 से जाता है, 20 से पी मल्टीपल होगा आपका, है ना। और जब आपका ग्रोथ 1 या 2 या 3% है, तो आप सिर्फ सस्टेन करेंगे, मार्केट में सर्वाइव करेंगे। अब वो एक्यूमुलेशन पीरियड खत्म हो रहा है। हम लोग देखिए पिछले 6-7-8 महीने से एफएमसीजी पे नज़र बनाए और ख़रीदारी कर रहे हैं। पिछला इतना समय हो गया, 6-7-8 महीने से, और एक्यूमुलेशन धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे, धीरे धीरे। जैसे जैसे ये कंसोलिडेशन बड़ा होगा, उतनी बड़ी रैली आगे हमको मिलेगी। एफएमसीजी इसमें बेस्ट आपके लिए अपॉर्चुनिटी है ना। और ऐसे शेयर रखिए कि आपको डिविडेंड, जैसे आईटीसी आप खरीदेंगे तो 4.5-5% का तो एनुअल डिविडेंड है, तो 5% तो पैसा ऐसे ही छोड़ेगा, कुछ नहीं करेगा तो भी, और एक ग्रोथ भी आपको मिलेगी, तो वो बहुत अच्छा है। 3 से 5 साल के व्यू के साथ एक्यूमुलेशन शुरुआत कीजिए। ठीक है, बहुत अच्छा चार्ट है। अब इसी में आप देखिए, मैं आपको और चार्ट दिखाऊँ। आईटीसी की एक रैली 2021-22 चली, उसके बाद नहीं, है ना। ये मोमेंटम हुआ था, उसके बाद नहीं। हटा दे इसको। ये हाई लग गए थे 2023 में 470 के, तब से ये कंसोलिडेशन फेज में। और आईटीसी का मंथली ब्रेकआउट इसी टाइम पे, ये जो रैली थी ना, ये सब में आई। ये वो जो ये गोल्डन टाइम बोला जाता है एफएमसीजी के लिए, सबसे ज़्यादा बाइंग और सबसे बड़ी रैली लोगों ने देखी। अब इस टाइम पे बहुत लोग एग्जिट ले गए। जो इन्वेस्टर था वो ये टाइम ड्यूरेशन नहीं देख पाया। ये जो टाइम करेक्शन पीरियड था, 2017 की ये हाई थे आईटीसी के 340 के, उसके बाद लो लगे 135, है ना। फिर वो रिकवरी के बाद हाई ब्रेक करके अब ये कंसोलिडेशन आपके लिए तो 2016-17 की ये हाई है। अब जाके सोचिए 16 के बाद 25 में आपको ब्रेकआउट मिल रहा है, 9 साल के बाद ये प्राइस आपको अब देगा कि खरीदारी का अपॉर्चुनिटी। और ये इतना स्ट्रॉन्ग, ये मंथली टाइम फ्रेम है। मंथली टाइम फ्रेम पे नॉन बॉडी साइज कैंडल जिनमें आपका डिमांड सप्लाई इक्वल हो जाए, उसका इम्पैक्ट कितना बड़ा होगा ये आप सोच भी नहीं सकते। ये हम लोगों ने खरीदारी 2022 में की थी 190 और 210 की रेंज में। जिन लोगों को ध्यान होगा, जो लोग उस समय बाज़ार से जुड़े होंगे, तो आईटीसी ने बहुत ट्रैपिंग किया था। जैसे अभी आईएक्स कर रहा है ना, वैसा ही कि 210 से प्राइस लौटता था। ये एडवांस क्लास है रिजवान जी, थोड़ा आराम, सब लोग जुड़े हैं ना, है ना। समझिए पहले, एडवांस जैसा कुछ नहीं होता है मार्केट में। ये एक रिसेंट मार्केट जो कंडीशन है, वैसा आपको सीखना ज़रूरी। ठीक है, 210 के हाई लगते थे, प्राइस 200 आता था, फिर 210 के हाई लगते थे, फिर 200 आता था, 212-14 जाता था, 198 को ब्रेक नहीं करता था, फिर एक बार 240 तक गया, दोबारा लौट के 195-98 आया। तो इतना बड़ा वो रिटेलर ट्रैपिंग था कि वो चाहते ही नहीं थे कि यहाँ प्राइस में जो रिटेलर है वो रुके यहाँ पे खरीदारी करके बैठे। क्योंकि जब कहीं भी बड़ी रैली आने को होती है ना, तो उस टाइम पे ऐसा होता है, इसको शेक आउट बोलते हैं। और उस टाइम पे अगर आपकी होल्डिंग टाइट है, जैसे कि जो विप्रो में हो रहा है ना, अगर आपकी विप्रो की होल्डिंग टाइट है, तो आप बोलेंगे कि आईटी सेक्टर में ये हो जाएगा। अरे सर छोड़िए, कुछ नहीं होना है। आपके सामने अभी आईटी सेक्टर की रैली आपको देखने को मिलेगी, और आप लोग सिर्फ रिग्रेट करेंगे कि छूट गया अपॉर्चुनिटी। ये टाइम टू बाई है। ये करेक्शन ही हमको समय देता है कि खरीदारी का समय है। और आप लोग हमेशा खरीदारी से डरते हैं, करेक्शन फेज में डरते हैं। अब यही प्राइस कल को आपको मिले 20% ऊपर, आप खरीदने को तैयार बैठे होंगे। 40-50% चल जाएगा, खरीदने को तैयार बैठे होंगे। आप बताइए, एक ऐसा व्यक्ति बताइए कि जिसने टाटा पावर 50 रुपए का खरीदा हो, है कोई? कोई है ऐसा हुडको जिसने 55 रुपए 60 रुपए का खरीदा हो? नहीं खरीदे ना। अब ये वो टाइम, क्योंकि उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है।
तो लगता है कि रैली वहीं आएगी जो चल रहा है। ये हमेशा थोड़ा सा, नहीं बेचना नहीं, ये वो इतना अच्छा प्राइस आपको मिल गया, नहीं बेचना चाहिए। इतने अच्छे जब प्राइस मिल जाए तो नहीं बेचने चाहिए, है ना। हम लोग जैसे कि अब आप आ, हम लोग एनटीपीसी, एनएचपीसी, ये शेयर्स हम लोग कभी नहीं बेचते, सेल ही नहीं करते। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम लोग एनटीपीसी, एनएचपीसी जैसे, आरवीएनएल जैसे शेयर्स नहीं बेचते हैं। चाहे कल को पूरा ही मार्केट क्यों ना क्रैश कर दे, हम लोग सेल ही नहीं करेंगे। क्योंकि हमको पता है कि उसका ग्रोथ कैसे आएगा, किस टाइम पे आएगा, कितना समय लगेगा। वो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखना ही है, उसको बेचना ही नहीं। एक बार जिसको, अब आप लोग क्या है कि ट्रेडिंग की तरफ ज़्यादा रहता है आपका, कि ट्रेड ट्रेड करेंगे उससे पैसा बनेगा। ट्रेड से पैसा बनेगा, हम लोग हैजिंग इस पर्पज़ से सीखते हैं कि जब हमारा एक अच्छा पोर्टफोलियो हो, शेयर्स हम लोग खरीद चुके हों, अब उसको लिक्विड रखने के लिए हैजिंग करते हैं। ये हमारा पूरा काम होता है कि पोर्टफोलियो हमारी पहली ज़रूरत है बाज़ार में। अगर पोर्टफोलियो नहीं है, यानी कि आपके पास कोई आपका बैकअप प्लान ही नहीं। पोर्टफोलियो पहली चीज़ है। और जिस दिन आपको डिविडेंड की हैबिट लग जाएगी कि डिविडेंड वो 6 7 8% का वो रिटर्न, वो जब भी क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे आपको वो, या आप इंतज़ार किया करेंगे कि ये आने वाला है, अब हमको पैसा आएगा इसका, और बहुत अच्छे रिटर्न है ना। तो डिविडेंड जैसे आईटीसी क्यों खरीदना है, कि 5% तो देगा। अब आईटीसी जैसे शेयर, कोल इंडिया जैसे शेयर, अभी मैंने एक बेसिक क्लास किया था जिन लोगों का, हिंदुस्तान जिंक की मैंने बात की थी। अब है क्या, हमको दो चीज़ें एक साथ अगर मिल जाए, कि या तो कोई टाइम वाइज कर फेज में कोई इंडेक्स गया हो, है ना, या कोई बड़ा डिप लेके इंडेक्स आया हो, और ऐसे इंडेक्स में अगर आप वो शेयर्स पिक करें जिनका डिविडेंड यील्ड अच्छा है। अब इतने बड़े मोमेंटम के बाद क्या आप एच खरीदिएगा? सब बोलेंगे आपको खरीदिए, नहीं खरीदिए। जहाँ अच्छा आपको अपॉर्चुनिटी मिले, आप सोचिए ना। अब हिंदुस्तान जिंक का आपको चार्ट, मैं चार्ट दिखाऊं, पहले भी हम लोगों ने देखा है ना। तो है क्या कि 8 9% का डिविडेंड यील्ड, ठीक है, 8 9% का डिविडेंड यील्ड। और उसके बाद क्या है, थोड़ी देर चैट मत कीजिए, मैं आपका चैट इस वजह से कि रियल कोई डाउट है तो ज़रूर कीजिए, है ना, सुनिए सिर्फ, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अब 8 9% की डिविडेंड यील्ड के बाद अगर कोई हमको टॉप से 40%, 50%, 35% के करेक्शन पे शेयर मिले, या फिर ऐसे मिले कि 5 साल का हम लोगों ने कोई कंसोलिडेशन फेज देख लिया, जैसे कि ये सारे शेयर्स आपके सामने। एफएमसी सेक्टर में आपको क्यों बोला हूँ, अब आप ईटीएफ खरीदेंगे तो उसमें क्या है कि रिस्क बहुत कम है तो रिवॉर्ड भी बहुत कम है ना, कि जितना इंडेक्स चलेगा उतना मोमेंटम मिलेगा। अब यहाँ पे क्या है, जो शेयर ड्राइव करेंगे उस इंडेक्स को लेके जाएंगे, वो मोमेंटम आपको ज़्यादा मिलेगा, डिविडेंड भी आप खाएंगे। तो सबसे पहले पोर्टफोलियो। अब आप सोचते हैं कि अभी तो कई लोगों का क्या मानना है कि पोर्टफोलियो के लेके, कि डिविडेंड का आप बात कर रहे हैं, मेरे पास पैसा ₹1,00,000 है, और ₹1,00,000 में मैं क्या पोर्टफोलियो बनाऊं जिसमें मुझे डिविडेंड समझ में आए, कि 5% साल का ₹5,000 क्या करूंगा मैं उसका। अरे ये पहली नींव है आपकी, कि वो ₹1,00,000 से आप खरीदारी करके वो शेयर को छोड़िए, उसको प्लेज कीजिए, 70 80 हज़ार मार्जिन आएगा, धीरे धीरे एक लॉट से प्रैक्टिस कीजिए, पैसा मत जाने दीजिए अपना। और जैसे जैसे आपकी अगली सैलरी आए फिर सिप पे जाइए, कि अब हम 10 शेयर और उठाएंगे, 15 और उठाएंगे, 20 और उठाएंगे। जिस दिन वो आपके शेयर की क्वांटिटी अच्छी हो गई, वो आपको रिटर्न दिखने लगेगा, ग्रोथ होगी। 3 4 5 साल लगता है बाजार में आदमी को सस्टेन करने में, कि आप हमेशा के लिए ठहर जाएंगे फिर यहाँ। तो अभी से शुरुआत तो कीजिए। अगर आप इसको हमेशा इसी नज़र से देखेंगे कि ट्रेड किया तो पैसा आया या फिर नहीं, तो आप सिर्फ सर्वाइवल पे बैठे, वही दिहाड़ी मजदूर वाला काम है, कि काम मिला तो ₹300 मिलेगा, 500 नहीं तो नहीं, कुछ नहीं। समझिए इस चीज़ को, है ना। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पोर्टफोलियो के साथ आगे बढ़िए, कि हम लोग करेंगे काम। देखिए मैं आपको और चार्ट दिखाऊं, हिंदुस्तान जिंक की मैंने बात की, आप चार्ट देखिए।
2017 से लेके ये पूरा एक रेंज था, है ना। ये 2 महीने की सिर्फ डिमांड थी, सिर्फ 2 महीने में प्राइस ये 295 से 800। अब दोबारा से वो वहीं पे अब ये कितनी इन्वर्टेड हैमर कैंडल है नॉन बॉडी साइज और कितना बड़ा ये करेक्शन फेज था, अब दोबारा हमको मिला 8-9% के डिविडेंड यील्ड के लिए तो खरीद सकते हैं ना। कुछ मत देखिए, इतना देखिए कि 8% हमको एफडी का पैसा मिलेगा। हमारी अगर कहीं एफडी पड़ी है 10 लाख की, तो 4 लाख रुपए निकाल के हम पहले इसमें डालेंगे, सीधी बात है। हमको ये 8% देगा, वो तो हमको मिलेगा। उसके बाद जो हो ग्रोथ होगा नहीं होगा अलग चीज़ है। अब सोचिए अगर यहीं से अगर ये दोबारा अपना हाई पकड़ ले, ऑल टाइम हाई, तो आपकी कैपिटल तो दोगुनी हो जाएगी। 3 साल ले, 5 साल ले, जितना समय लेगा नहीं, मैं आपको बोलता हूँ। ये हमेशा माइंड में रखिए। हाँ नहीं, डिविडेंड देखिए, एक चीज़ और समझिए, जब भी आप पोर्टफोलियो बिल्डअप करें, अगर आपके पास लिमिटेड पैसा है, कम पैसा है, तो कम पैसे को ये मत सोचिए कि हम 10 जगह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर कम पैसा है तो 2-3 जगह ही डालिए, 4 जगह बस। वो हाई एक्यूरेट कंपनी होना चाहिए। जैसे कि अगर आप कोल इंडिया खरीद रहे हैं, ऐसा नहीं कि कल को कोल इंडिया डूब जाएगा, ठीक है। जैसे आप आईटीसी खरीद रहे हैं, ऐसा नहीं कि आईटीसी का हो सकता है कि एक बिजनेस जहाँ से सबसे ज़्यादा कमाई आती है टोबैको, वो हो सकता है कि कल को उसमें और, लेकिन होना नहीं है ऐसा कुछ, है ना। तो वो खरीदारी का टाइम है। अब आप नॉन बॉडी साइज कैंडल का, जैसे आईटीसी का भी हम लोग चार्ट देख रहे थे, कोल इंडिया का चार्ट आप लोगों ने देखा है, आईटीसी। अब ये बना है कैंडल, आप देखिए मंथली का इम्पैक्ट देखिए, आप पहले आपको समझ आएगा। सिर्फ कुछ नहीं देखना, प्राइस को प्राइस की तरीके से आप देखिए। ये हमारा प्रीवियस सपोर्ट रेंज था 2024 का, ठीक है, कि प्राइस ने टिप लिया, 4 महीने का कंसोलिडेशन, एक और फिर हैमर कैंडल बना के यहाँ से डिमांड उठाया और 1-2 महीने में ही प्राइस 500 हो गया है। एक चीज़ समझ आ गई, बिल्कुल क्लियर। अब प्राइस गिर के आया, देखिए यहाँ हम पहुँच गए थे फरवरी 25 में, प्राइस ने 1 महीने का ये गेन लिया, इन्वर्टेड हैमर कैंडल, प्राइस उस कैंडल के लो के पास अगले महीने क्लोज किया। अब इस महीने की ओपन क्लोजिंग में सिर्फ डिफरेंस देखिए, कुछ ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं, कि पूरे 1 महीने का चार्ट है, ये देखिए मंथली चार्ट है। और इस कैंडल पे जब मैं कर्सर ले जाऊँ, कैंडल साइज देख के ही पता लग रहा है ओपन क्लोज में मेजर डिफरेंस है नहीं। मैं कर्सर ले जाऊँ तो ओ और सी देखिएगा सिर्फ, है ना, 418.30, 416.45। प्राइस खुला था 418 रुपये पे, बंद हुआ है 416 पे। 20 दिन बाजार ट्रेड किया है, और ये 20 दिन का डेटा है कि 20 दिन आईटीसी ट्रेड किया और 20 दिन में 418 पे खुल के 416, 2 रुपये गिरा है। इसको आप डाउन ट्रेंड बोलते हैं। ये 20-22 दिन जो मार्केट ओपन हुआ है इस पूरे महीने में, ये खरीदारी का टाइम था। वो 2 रुपये की डिप नहीं है, वो रिट्रेसमेंट है, वो खरीदारी की रेंज है, वो बाइंग चल रही है, एक्यूमुलेशन पीरियड है, ठीक है। दूसरी चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल, जैसे कि ये फॉर्मेशन है, ये फॉर्मेशन क्या है कि प्राइस ने एक हाई लगाया, हाई लगाने के बाद गिर के वहीं क्लोज किया जहाँ से चल के गए थे। अगर जहाँ ओपन हुआ था, जैसे प्राइस 100 रुपये पे खुला, 100 के बाद 105 की हाई लगाया, फिर 100 रुपये आ गया, तो ये नॉन बॉडी साइज कैंडल दिखेगा, अपर विक बड़ा होगा। इसको हम बोलते हैं रिजेक्शन फ्रॉम सेलर साइड, कि सेलर साइड से प्राइस में रिजेक्शन आया, कि हायर प्राइस पे सप्लाई है, पहले तो प्राइस चल के गया, लेकिन चलने के बाद भी 105 पे प्राइस रुक नहीं पाया, वहाँ से सेलिंग आई। अगर ये सेलिंग इम्पैक्टफुल है तो प्राइस में डाउनफॉल की शुरुआत होनी चाहिए, गिरावट यहीं से शुरू होगी। तो गिरावट के लिए फिर प्राइस क्या करता है, इस जो लास्ट जो कैंडल बना है, इसका कंफर्मेशन हमेशा किसी भी कैंडल का लो ब्रेक होने से होगा। हायर ट्रेंड का कंफर्मेशन उस कैंडल का हाई ब्रेक होने से होता है ना, स्ट्रॉन्ग कैंडल होना चाहिए। अब अगर इसका कंफर्मेशन है, अगर 105 पे सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तो प्राइस ये लो ब्रेक करेगा और दोबारा इसके नीचे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज करेगा, चाहे बॉडी साइज करे चाहे कुछ भी करे, है ना, लेकिन उसमें लोअर विक का फॉर्मेशन नहीं होगा। और कभी भी ऐसा चार्ट दिखे कि इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना है और उसके बावजूद, अब ये सेलिंग का साइन है, इसको हम बेयरिश कैंडल बोलते हैं, लेकिन हमेशा जितना ये आपके बेचने के काम आएगा, उससे ज़्यादा ये कैंडल हमेशा खरीदने के काम आता है। मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है ये, कि जितना कभी मैंने इन्वर्टेड हैमर कैंडल से इंट्राडे में शॉर्ट सेलिंग की है, वीकली और डेली टाइम फ्रेम पे कभी मैं इन्वर्टेड हैमर कैंडल के बाद शॉर्ट सेल के लिए नहीं गया। मैं अपना पूरा बता रहा हूँ, पूरा एक्सपीरियंस आपको,
कि वीकली कैंडल पे कभी मैं इन्वर्टेड हैमर पे शॉर्ट सेलिंग नहीं करता। आप उसको बोलेंगे कि ये तो टॉप लग गया, इवनिंग स्टार बन गया, बड़ी गिरावट होगी, नहीं, उसके बाद का प्राइजेक्शन कंफर्मेशन देता है कि डिमांड कितनी बड़ी। ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल ऐसे बना है। अब प्राइस अगर ये लो ब्रेक करे और लोअर विक के साथ कैंडल ऐसे क्लोज करे, आपको लगेगा कि लो ब्रेक हो रहा है कि कैंडल क्लोज करे, कुछ मतलब नहीं। वो जो गिरावट नहीं आई ना, एक हाई पे सप्लाई आने के बावजूद ये लो कैंडल ब्रेक करने के बाद डाउनफॉल नहीं कर रहा है अगर प्राइस, तो समझिए कि संभावना है कि जो पिछले बायर 100 रुपए से प्राइस को 105 तक ले गए थे ना, वो चाहते नहीं है कि प्राइस में डिप आए। इस वजह से 105 की जो सप्लाई है उसको काटने के लिए वो क्या करेंगे, 100 रुपए के पास अपनी खरीदारी को और मजबूत करेंगे। तो वो क्या करेंगे, जितना सामने सप्लाई है उतना कंज्यूम करेंगे, जितना वो बेच रहे हैं सेलर उतना वो खरीदेंगे, और सिर्फ इतना ही खरीदेंगे कि प्राइस यहाँ रुका रहे। ये नहीं चाहते वो दोबारा 105 पहुंच जाए जिससे वो एग्रेसिवली दोबारा शॉर्ट सेल करें। वो नहीं चाहते इतनी तेजी से प्राइस चल के जाए, वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। जैसे बोलते हैं ना कि युद्ध की तैयारी की जाती है, कि युद्ध तब लड़ने जाएंगे, पहले अपना हथियार मजबूत कर लीजिए, सारी चीज़ें अपने जैकेट वैकेट अच्छी कर लीजिए, तभी तो जाइएगा ना, तैयारी करके जाइएगा। तो पता है 105 पे सेलर बड़ा बैठा है, तो क्या कर रहा है, अब बहुत साइलेंट बाइंग चलेगी। प्राइस को वो गिरने नहीं देंगे, लेकिन चला के भी नहीं ले जाएंगे। वो देखेंगे कि कितनी सप्लाई, और उसके हिसाब से एक्यूमुलेशन पीरियड चलेगा। और अगर ऐसे टाइम पे प्राइस इस कैंडल के लो के नीचे कोई स्ट्रॉन्ग रेड बॉडी साइज जब तक कैंडल क्लोज ना करे और रिट्रेसमेंट करता रहे और हाई ब्रेक कर दे, इससे अच्छी डिमांड वीकली और डेली टाइम फ्रेम पे कभी मिलती ही नहीं। और अगर ये मंथली टाइम फ्रेम पे कहीं हो रहा है तो समझिए ये हमारे लिए, आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी। मंथली टाइम फ्रेम पे मिल जाए, आप 6-8 महीने के लिए पोजीशन बना लिया कीजिए और देखिए क्या रिजल्ट आते हैं। आईटीसी हम अभी खरीदेंगे, अभी कंफर्मेशन नहीं है कि ये चलने ही वाला है कि मोमेंटम आएगा, लेकिन जिस दिन इसका ये 444 का हाई निकल गया ना, आप समझिए कि ये सबसे बड़ी डिमांड को ट्रिगर करेगा, सबसे बड़ी डिमांड को। जितनी आपने पिछली रैली देखी वो तो पहला वेव था, फर्स्ट वेव था 2016 से के बाद से। अब यहाँ से शुरुआत हो रही है रैली की, आप पकड़ ही नहीं रहे। 2-2.5 हज़ार के इंस्टीट्यूशंस टारगेट बोलते हैं। अगर आप लोग सुनेंगे, अगर आप लोग ठीक ठाक, अगर आपकी जानकारी है, ठीक ठाक लोगों में अगर आप जाते हैं तो आपको 2,000-2,500 के इंस्टीट्यूशनल टारगेट सुनने को मिलेंगे कानों कान। आईटीसी लॉन्ग टर्म टारगेट, ये नहीं कि कल को हो जाएगा। तो अब 10 साल अगर इसका होल्डिंग करना है, 4-5 गुना पैसा करना है, तो ऐसा थोड़ी कि आप 50 लाख रुपए कल खरीद के बैठ जाइए। अब धीरे धीरे बढ़ाइए, 2 साल तो खरीदारी चलेगी आपकी। हम 400 भी खरीदेंगे। कई लोग बोलते हैं कि नहीं 400 का शेयर है, अगर कल 2 महीने बाद अभी अगर पैसा लगा दिया 10 लाख तो ठीक है, नहीं लगा पाए तो 2 महीने बाद अगर 500 मिलेगा तो कैसे खरीदेंगे। जब प्राइस में आपका प्रॉफिट है, यानी कि आप सही है, आपने सही इन्वेस्टमेंट किया, वहीं तो एवरेज करना चाहिए। आप क्या एवरेज करते हैं कि जहाँ पे आपने खरीदारी की और वो शेयर गिर गया 20%, अब आप ज़रूर खरीदेंगे। अरे वही तो गलती हो गई थी आपसे, 20% नेगेटिव है, बता रहा है आपको। वो नेगेटिव क्या बता रहा है कि आपने गलत सौदा ले लिया, आप उसी को और एवरेज कर रहे हैं, गलत सौदे में और गलत पैसा डाल रहे हैं। हमेशा प्रॉफिटेबल शेयर को ही एवरेज किया जाता है, ये सीखिए। ये हम लोग, ऐसा नहीं कि मेरा, हम लोग अपने सीनियर से ये चीज़ सीखे कि प्रॉफिटेबल शेयर है उसको ज़रूर एवरेज कीजिए, वो बहुत अच्छी आपके लिए अपॉर्चुनिटी। आप सोचिए 400 की खरीदारी है, अगर 1 साल बाद आईटीसी का भाव 600 रुपये हुआ, ठीक है, और आपके पास थे 1000 शेयर, और आपने 600 रुपये पे फिर 1000 शेयर ऐड किए, तो अब आपका एवरेज प्राइस 600 रुपये तो रहेगा नहीं, क्या आ जाएगा, 500 रुपये आ जाएगा। तो अभी एलटीपी क्या है, लास्ट ट्रेड प्राइस 600 रुपये पे ट्रेड करा है, तो 100 रुपये आप अभी वहाँ से भी ऊपर है। बाइंग अपने, आपका जो बाई प्राइस एवरेज दिखेगा वहाँ से 100 रुपये ऊपर है। अब 100 रुपये का डिप आने के बाद तब कहीं कॉस्ट पे आएगा वो आईटीसी आपके, हमेशा ही आप गेन में रहने वाले हैं। प्रॉफिटेबल शेयर्स को हमेशा एवरेज किया जाता है, ये बात ध्यान रखिए। ऐसे मैं आपको इंट्राडे के बेसिस पे आवरली, डेली, वीकली ऐसे कई एक चार्ट दिखा सकता हूँ। आप खुद से देखेंगे तो आपको खुद पता लगेगा कि ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल्स, अब इसके देखिए लो ब्रेक हो रहा है, कोई मोमेंटम है, कोई मोमेंटम नहीं। अब बताइए इतनी बड़ी आप सप्लाई लेके आए, आप इस कैंडल का सिर्फ एक कैंडल देखिए, ये एक खरीदारी है। एक कैंडल के फॉर्मेशन में उसका जो लोअर विक होता है वो बाइंग रेंज होता है, ठीक है।
और उसके अबव जो बॉडी साइज है वो बाइंग रेंज का इम्पैक्ट है। तो प्राइस जब भी करेक्शन करता है ना तो उस बाइंग रेंज के इम्पैक्ट में करता है कि बॉडी साइज को सबसे पहले कवर किया जाएगा, फिर प्राइस में हर्डल आएगा। अगर प्राइस को गिरना है तो उस रेंज को फिर ब्रेक करेगा। जैसे आईटीसी को अगर अब गिरना है तो सबसे पहले क्या करे, ये बॉडी साइज था, प्राइस ने देखिए 425 से और 411 से बहुत जल्दी प्राइस आ गया था। 425 से ये हाई था, अगले ही महीने प्राइस का इस कैंडल का लो देखिए तो 413 है। लेकिन जिस रेंज में डिमांड है 409 से 4389, इस रेंज में प्राइस का हर्डल आ रहा है। अगर प्राइस को गिरना है तो इस रेंज को जब तक ब्रेक नहीं करेगा, तब अगर इस रेंज को ब्रेक कर दिया तो बड़ी गिरावट। ठीक है, एक बॉडी के पार्ट को सबसे पहले कवर किया जाता है। जैसे यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये एक लोअर विक का फॉर्मेशन है, इसके बाद ये रेड बॉडी साइज कैंडल, यहाँ से ग्रीन बॉडी साइज कैंडल की शुरुआत हुई और यहाँ तक हम चल के गए। जैसे ही प्राइस ने इस कैंडल के अंदर यहाँ पे क्लोजिंग की शुरुआत की तो सबसे पहले प्राइस ने क्या कवर किया, ये जो बॉडी पार्ट था इसको कवर कर लिया। लेकिन जैसे ही ये लोअर विक इस विक के अंदर एंटर किया तो वहाँ से प्राइस फिर और डिप नहीं ले पाया। ठीक है, तो प्राइस का बॉटम क्या होता है, बाइंग रेंज क्या होता है, लोअर विक का जो जितना रेंज होगा हमेशा। इसीलिए रेंज मार्किंग जब भी हम लोग करते हैं, अगर इंडिविजुअल कैंडल की कर रहे हैं तो हमको ये ध्यान रखना होता है कि हम लोअर विक का अगर सपोर्ट मार्क करें वो बहुत अच्छा है। अब प्राइस क्या देखिए, आप समझिए कि इस महीने, ये कौन सा महीना है, मई का महीना है, ओपन हुआ था 424 पे, प्राइस चल के गया 444 तक, क्लोज करने आया 418। अब आप साइन दे रहे हैं ना कि 444 तक हम चल के गए और 424 पे खुले थे, लेकिन क्लोज करने ओपन प्राइस के भी नीचे आए 418, तो कमज़ोर प्राइस है, वीक प्राइस है। ये साइन दे रहा है ना ये मई का महीना आईटीसी में। इसके बाद का पीरियड 3 महीने का आप देखिए, 3 महीने इस कैंडल का क्लोजिंग, सिर्फ क्लोजिंग पे नज़र रखिएगा, यहाँ ये सी लिख के आता है ना, 418, 416, 411.95, 411.45, इसको आप गिरावट बोलते हैं कि 4 महीने हो गए और 418 की क्लोजिंग से हम कहाँ पहुँचे हैं, 411.45। 2% का करेक्शन 4 महीने में किया आईटीसी ने। इसको ही तो रिट्रेसमेंट बोलते हैं कि यहाँ पे खरीदारी चल रही है और इतनी साइलेंट बाइंग है कि कहीं दिखेगी नहीं, कोई बात नहीं करेगा आईटीसी के बारे में। कब करेगा, किसी दिन आईटीसी 4% चल जाए तो सब जगह आपको दिखेगा। अब तो वो तो जो पहला गेन होता है ना वो हमारी सेफ्टी होती। अगर जो लोग यहाँ खरीदेंगे वो गलत नहीं है, वो क्या कर रहे हैं, वो सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी बाइंग कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि अगर हम पहले से एक्यूमुलेशन धीरे धीरे बढ़ाते जाएं तो हमको जो ये वाला गेन है ना, तो इस टाइम पे जब प्राइस ये हाई ब्रेक करेगा तो उस टाइम पे बहुत ट्रैपिंग होगी कि प्राइस 450 भी निकले, फिर 430 आए, फिर 440 जाए, फिर 430 को भी ब्रेक करता हुआ दिखे। तो यहाँ जो लोग खरीदारी करते हैं बहुत संभावना होती है कि कहीं ना कहीं रिटेलर्स को ट्रैप कर लिया जाएगा। लेकिन जब आपने पहला गेन ले लिया ना तो आपके बाइंग प्राइस से बहुत दूर है, फिर आपको कभी वो साइकोलॉजिकल कंडीशन नहीं ट्रिगर करती कि बेच के निकल जाएं क्या, रखे रहें क्या, क्योंकि आपकी खरीदारी इतना नीचे है कि फिर वो 10, 5, 20 रुपए ऊपर नीचे करेगा आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा। इस वजह से हम लोग पहले खरीदारी की शुरुआत करते हैं। आप जितने, कोई भी आप ऐसा चार्ट बोलिए कि आपको ऐसा शेयर पता है, आपको मैं छोड़ता हूँ, आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि जो आपने देखा है कि पिछले 1 साल से मोमेंटम में है, बड़े मोमेंटम में, या पिछले 6 महीने से मोमेंटम में, और अगर वहाँ पे इन्वर्टेड हैमर के ब्रेकआउट नहीं हुए, हो ही नहीं सकता है। इन्वर्टेड हैमर कैंडल नियर बाई सपोर्ट और नियर बाई रेजिस्टेंस हमारे लिए मेक और ब्रेक का काम करती है, चाहे वो कहीं भी बन रही हो, किसी भी चार्ट में हो। आप कोई भी पैटर्न, इंडेक्स को ट्रेड करें, स्पेसिफिक कोई शेयर को ट्रेड करें, कुछ भी आप उठा लें, हर जगह आपको मिलेगा। करिए कमेंट, देखता हूँ। कोई भी बड़ी रैली देखिए कि जहाँ पे बड़ी रैली आपके लिए है ना, मैं आपसे देख रहा हूँ कि आप बताइए। चलिए एसआरएफ का चार्ट देखते हैं। ये पहली रैली,
2021 से ये टाइम वाइज करेक्शन की शुरुआत हुई, ठीक है। अब उस पूरी रेंज में अगर आप गौर करेंगे तो नॉन बॉडी साइज इन्वर्टेड हैमर कैंडल हर जगह ब्रेकआउट के बाद जहां इन्वर्टेड हैमर कैंडल के हाई ब्रेक होने लगे, आप समझ जाइए कि वो आपके लिए बेस्ट बाइंग हो गई। और जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना कम नॉइज, जितना बड़ा टाइम फ्रेम। अगर आप वीकली पे ट्रेड करेंगे तो छोटे टारगेट भी रखिए, लेकिन एंट्री वीकली से कीजिए। 5% टारगेट रखिए, एंट्री वीकली से कीजिए। एंट्री प्राइस वीकली होना चाहिए कि इन्वर्टेड हैमर कैंडल। और इन्वर्टेड हैमर कैंडल ऐसा नहीं कि मीडियन में बन रहा है, जैसे अब हमारा ये हाई है, ये लो, तो कहाँ बनना चाहिए? या तो इस लो के पास बने या इस हाई के पास बने, तो वो हमारे लिए ट्रेडेबल होता है। अगर इस मीडियन में बन रहा है कि यहाँ कहीं बन रहा है, तो वो तो आपके लिए वही डोजी कैंडल के बराबर काम करेगी। मेक और ब्रेक लेवल जहाँ पे सबसे बड़ी, अब देखिए सेलिंग के पास इन्वर्टेड हैमर कैंडल का फॉर्मेशन क्यों होता है, उसका कारण क्या है? सेलिंग रेंज यानी कि रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हम किसको बोलते हैं? जहां से प्राइस पिछली बार गिर के आया और दोबारा पहुंच रहा हो। हाँ, मैं बताऊं कैसे होता है। अभी आपको पूरा एक ग्राफ बता दूंगा कि होता कैसे, प्रॉपर आपको बता दूंगा एंट्री, एग्जिट और एसएल कैसे डिफाइन करें, ठीक है। पूरा सेटअप की तरह आप उसको यूज़ कर लीजिए। वो है तो लॉजिकल प्राइजेशन, आप खुद कर सकते हैं। नहीं कर पाएंगे, मैं आपको पूरा एक बता दूंगा कि ये रोड मैप है, ऐसे एंट्री, एग्जिट और एसएल लीजिए इसके, है ना। अब रेजिस्टेंस हम किसको बोलते हैं? जहाँ से पिछली बार प्राइस गिरा है। पिछली बार गिरने का मतलब है वो सप्लाई रेंज है, वहाँ पे बड़ी कोई सेलिंग है ना। अब प्राइस अगर स्ट्रांग है तो क्या करेगा? सबसे पहले तो मोमेंटम करके हायर हाइज लगाते हुए इस रेजिस्टेंस के पास पहुँचे। जब वो उस रेजिस्टेंस रेंज के पास पहुँचेगा तो वहाँ तो सप्लाई है ना, तो कोई ना कोई वीक, हफ्ते में या महीने में प्राइस उस रेजिस्टेंस को टच करने जाएगा। आप चल के गए हैं निचले स्तर से, पहुंच गए हैं सेलर रेंज के पास, और अगर सेलर एग्रेसिव है तो क्या करेगा? वहाँ पे उसकी जो भी पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे, ब्लॉक ऑर्डर्स होंगे, उसका इम्पैक्ट दिखेगा। प्राइस क्या करेगा? पुल बैक करेगा। अब पुल बैक करके प्राइस खुल के गया था रेजिस्टेंस रेंज के पास, हम हायर हाइस के ट्रेंड के साथ आए, पहुंच गए सेलर रेंज के पास, तो यहाँ तक जाने और लौटने में जो समय लगा, 1 दिन का हो सकता है, 1 हफ्ते का हो सकता है, 1 महीने का हो सकता है। तो जिस भी वो ड्यूरेशन में हुआ होगा वो पैटर्न, तो वो बनेगा तो इन्वर्टेड हैमर कैंडल ही, ठीक है। अब अगर ये 1 हफ्ते में हुआ कि मंडे को प्राइस ओपन हुआ था, ट्यूसडे तक पहुंचा रेजिस्टेंस तक, और थर्सडे तक वो गिर गया, फ्राइडे को कंसोलिडेट करके क्लोज कर गया, इन्वर्टेड हैमर कैंडल वीकली का बन गया। इसीलिए बनता है क्योंकि रेजिस्टेंस के पास तो सप्लाई है ही, और पहुंचेंगे आप रेजिस्टेंस के पास डिमांड से ही। अब यहाँ पे है क्या कैच, क्या कि सेलर तो हमको दिख गया कि बेचेगा, या रेजिस्टेंस रेंज है वो तो बेचेगा अपनी सप्लाई रेंज के पास। अब यहाँ पे तैयारी करते हैं बायर्स इस सेलर को ब्रेक करने का, तो वो क्या करेंगे? अपनी आखिरी खरीदारी, लास्ट स्विंग लो होगा, उसको बचा के रखेंगे। अब ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना, इसके लो टूटेंगे, टूटते ज़रूर हैं, तो लोग क्या समझते हैं कि कन्वर्जन हो गया, प्राइस दोबारा गिरेगा, ये सब लो टूट जाएगा। नहीं, वो गिरावट का अभी इस स्विंग लो तक अगर प्राइस धीरे 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 गिर रहा है छोटी छोटी कैंडल में, वो कभी गिरावट नहीं है, वो डाउनफॉल तो है ही नहीं। तैयारी चल रही है कि सेलिंग बड़ी आई है, यानी कि यहाँ पे सप्लाई बड़ी मिलेगी, डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा होगा, वीकली या मंथली के सेलर होंगे, बड़ी बिकवाली करेंगे, बड़ी क्वांटिटी बेचेंगे। जब इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन है, इतनी बड़ी बिकवाली वो लोग करेंगे, तो अब आपको चाहिए पैसा, उसकी तैयारी करनी होगी खरीदारी के लिए, और आपको क्या करना है? अपने आखिरी खरीदारी के भाव भी बचाने। तो अब आप धीरे धीरे जितना वो बेचे उतना खरीदता रहता है, इसको डिफेंसिव मोड में बायर का जाना बोलते हैं, है ना, कि धीरे धीरे वो खरीदता रहेगा, जितना यहाँ ये लोग बेचेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उतना ये लोग धीरे धीरे खरीदेंगे। तो इस कैंडल के लो ब्रेक होंगे, लेकिन कोई देखिए, इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनने के बाद अगर कोई स्ट्रॉन्ग रेड बॉडी साइज कैंडल बने जिसमें लोअर विक का फॉर्मेशन ना हो, लोअर विक का कंटेंट सबसे कम हो, तो वो डाउन ट्रेंड की शुरुआत होती है, ना कि इस तरीके की कैंडल की। ये इन्वर्टेड हैमर बना, ये हमारे लिए अभी लोअर विक, मैंने आपको बताया ना कि लोअर विक क्या होता है? सपोर्ट रेंज होता है, ठीक है, किसी भी कैंडल। अब प्राइस की गिरावट कैसे हो रही? ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल है, ये रेजिस्टेंस रेंज है, इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना। अब ये लो ब्रेक हो रहे हैं, लो ब्रेक होने के बाद क्लोजिंग क्या है? लोअर विक के साथ। अगली कैंडल की क्लोजिंग क्या है? इससे भी छोटा कैंडल, रेड बॉडी साइज। अगली कैंडल की क्लोजिंग क्या है बताइए? ये कोई गिरावट है? 3 महीने में प्राइस, इसकी क्लोजिंग देखिए 2365, इसका क्लोजिंग देखिए 2290, इसका क्लोजिंग देखिए 2182। इसको आप डाउन ट्रेंड बोलेंगे, आप सपोर्ट रेंज तक गिर रहे हैं। ये एक्यूमुलेशन पीरियड है, ये जो खरीदार है ना, ये धीरे धीरे अपनी तैयारी कर रहा है, उसको पता है कि बड़े सेलर हैं, टाइम लगाएंगे, खूब बड़ी बिकवाली यहाँ होगी,
तो टाइम वाइज धीरे धीरे एक्यूमुलेशन किया। अब बताइए 2022 से खरीदने की शुरुआत की, 2000 के अपनी रेंज को, जहाँ से आखिरी खरीदारी ये हुई थी, है ना, इस रेंज को 2000 के भाव को सेफ रखा, टूटने नहीं दिया। और कितने साल तक ये काम किया? 3-4 साल हो गए। अब 4 साल के बाद प्राइस क्या कर रहा है? इस इतनी बड़ी खरीदारी के इम्पैक्ट से क्या आया कि इंस्टीट्यूशंस ने खरीदोगे, रिटेलर का काम तो है नहीं। हम लोग तो ऐसा करेंगे नहीं कि एसआरएफ को हम लोगों ने खरीदना शुरू किया 2022 में और अभी तक खरीदते रहे। ऐसा तो हम लोग काम करेंगे नहीं। ये इंस्टीट्यूशंस का काम है कि जैसे जैसे आपकी म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी जाती हैं, आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसी चला रहे हैं, वो सब पैसा बाजार में लौट के आएगा। आपकी मंथली एसआईपीस बनी है, वो हर महीने कुछ ना कुछ क्वांटिटी खरीदना है, एक्यूमुलेशन एक्यूमुलेशन एक्यूमुलेशन। अब जाके इतना खरीदारी उन्होंने इंस्टीट्यूशंस ने कर ली है कि अब इसकी लिक्विडिटी पे इशू आ गया होगा कि एक एक महीने में सोचिए प्राइस को गिरने नहीं दे रहे, है ना। अब इतनी खरीदारी उनकी हो गई, सोचिए एक महीने के इम्पैक्ट कैंडल ने ये पूरे हाई ब्रेक कर दी। अब यहीं से ये हमको कन्फर्मेशन मिला। अब होता क्या है, कन्फर्मेशन जो बड़ा रिटेलर है वो कैसे एंट्री करेगा? जो बल्क डील करते हैं बीएसई में जाके, एनएसई में कैसे करते हैं? अब उन्होंने कन्फर्मेशन देखा कि ये हाई ब्रेक हुआ, वैलिड हो गया, अब ये प्राइस को दोबारा खरीदारी के रेंज में ला रहे हैं। अब ये खरीदारी का दायरा है। आप बोलिए कि दोबारा हमको मिल जाए 2300, नहीं मिलेगा। बहुत ज़्यादा इस रेंज का लो ले लीजिए 2570, बस, इससे ज़्यादा नहीं गिरेगा। और इस टाइम ड्यूरेशन में हो सकता है यहाँ भी 4-5 महीना निकल जाए, वो अलग चीज़ है। लेकिन अब आप बोलिए कि 2300 मिलेगा तो नहीं मिलेगा, क्योंकि उस रेंज की बाइंग हो चुकी है। इस रेंज में जितनी 2200-2300 की रेंज में खरीदारी होनी थी वो हो गई। अब आपको इस रेंज में ये प्राइस नहीं मिले, 3-4 साल का कंसोलिडेशन फेज है। और ये इन्वर्टेड हैमर का हाई, यही तो सप्लाई थी सबसे बड़ी। अब इसके अब क्लोजिंग मिलने लगी, यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। अब देखिए दो कैंडल्स में कितना बड़ा डिफरेंस होता है। ये इन्वर्टेड हैमर के लो ब्रेक होने का कैंडल देखिए, और ये हैमर कैंडल के हाई ब्रेक होने का कैंडल देखिए। क्या इसमें कहीं आपको अपर विक दिखता है क्या? नहीं। ये स्ट्रॉन्ग बॉडी साइज कैंडल क्लोज किया है, जिसका 40% पार्ट जो है वो प्रीवियस हैमर कैंडल के अबव। हैमर कैंडल एक बुलिश फॉर्मेशन। अगर ऐसी ही कैंडल रेड बॉडी साइज यहाँ क्लोज करती, यहाँ पे लोअर विक है, नहीं होना चाहिए था, यहाँ पूरा बॉडी साइज कैंडल प्रॉपर इसको इंगल्फ करते हुए यहाँ क्लोज करता। कम से कम इन्वर्टेड हैमर कैंडल का 40-50% कैंडल तो बॉडी पार्ट ब्रेक करना चाहिए ना, जब ब्रेक हो कैंडल। जैसे इतना बड़ा ये कैंडल बना है, जिस कैंडल से ये ब्रेक डाउन हो, इसके बराबर कैंडल का साइज तो हो जब ये इतना छोटा कैंडल। आप कैसे उसको शॉर्ट सेलिंग बोलेंगे? हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए, और इन सबका बेस एक ही है कि सप्लाई एग्रेसिव होती है। अगर सप्लाई कहीं आएगी कि बड़ा डिप आना है तो वो एग्रेसिव सप्लाई होगी, धीरे धीरे नहीं प्राइस गिरता कभी, है ना। अभी मैंने आपको एक चार्ट दिखाया था, ये सप्लाई एग्रेसिव होती है, गिरावट जब भी होगी एग्रेसिव होगी। अब आप बोलिए कि ये टाइम, इन कैंडल्स को देखिए और इन कैंडल्स को देखिए, आपको समझ आ रहा है? ये रेड बॉडी साइज कैंडल 807 का प्राइस 400 ले आए, ये है बिक वाली, इसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड। ठीक है, समझ आई सारी चीज़ें जितना मैंने बताया? स्टॉक्स में ऑप्शन सेलिंग, अंकुर जी कवर कॉल कीजिए। कवर कॉल का मतलब होता है कि पहले लॉट साइज के बराबर इक्विटी खरीदिए, स्ट्रॉन्ग शेयर्स, जैसे रिलायंस, HDFC बैंक, है ना। अभी यूट्यूब का सेशन देखा होगा आप लोगों ने, SBI हुआ। अब ये खरीदिए, जैसे SBI की जितना लॉट साइज है उतनी क्वांटिटी उठाइए और फिर ऊपर से एक लॉट बेचिए 4%, 5% ऊपर से, तो आपको 3%, 4% महीने पैसा बचेगा। साल का आप आसानी से 35-40% बचाएंगे। बहुत रेयर केस है कि 30%, 35% आपका पैसा बचेगा साल का। अच्छा रिटर्न होता है, कवर कॉल से कीजिए, है ना। लॉट साइज के बराबर खरीदिए फिर बेचिए। कल के सेशन में पारस जी इसको हम डिस्कस करेंगे, कल या परसों जब भी क्लास करेंगे तो इस पर बात करेंगे, है ना। ठीक, चलिए, शुभ रात्रि, धन्यवाद।